नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। ये बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर इजराइल रवाना। इजराइल के साथ रिश्तों को बताया खास। कहा इजरायली पीएम के साथ कई अहम क्षेत्रों में होगी सहयोग पर चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर। सीमा सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे पर रहेगा फोकस। वाइब्रेंट विलेज योजना की प्रगति की करेंगे समीक्षा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम आज से तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर। अधिकारियों और राजनीतिक दलों के साथ होगी समीक्षा बैठक। अमेरिका से परमाणु समझौते पर ईरान की सहमति। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने निष्पक्ष और न्याय संगत डील पर दिया जोर। कहा कूटनीति पहली प्राथमिकता। और टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड। कोलंबो में होगी बड़ी भिड़ंत। श्रीलंका के लिए करो या मरो की स्थिति। सभी समाचार विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर आज सुबह इजराइल रवाना हो गए हैं। उन्होंने यात्रा से पूर्व अपने वक्तव्य में कहा कि भारत और इजराइल के बीच मजबूत और बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी है, जिसमें हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण तेजी आई है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, जल प्रबंधन, रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए होने वाली चर्चाओं के लिए उत्सुक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय इजराइल की राजकीय यात्रा पर हैं। ये यात्रा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा से पूर्व अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी पिछले कुछ वर्षों में तेजी से मजबूत और बहुआयामी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि यात्रा के दौरान वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, जल प्रबंधन, रक्षा एवं सुरक्षा, व्यापार और निवेश सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देने पर चर्चा करेंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं दोनों के दोनों, स्ट्रेटेजिक इंडिया और इजराइल, और ये दोनों के दोनों बड़े नेचुरल अलाइज भी हैं, बड़े ट्रू फ्रेंड्स भी हैं। और ट्रू फ्रेंड्स वही होते हैं जो क्राइसिस और डिफिकल्ट टाइम में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। जब भी कोई टेररिज्म का अटैक होता है तो हमारे साथ इजराइल इंडिया के साथ हमेशा खड़ा देखा है, चाहे वो किसी भी कोऑपरेशन की बात हो, किसी भी स्टेटमेंट की बात हो, कैसे भी। तो ये दोनों के दोनों देश आपस में क्राइसिस के टाइम में एक साथ खड़े होते हैं। साथ ही दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। पीएम मोदी ने बताया कि अपने दौरे के दौरान वो इजराइल के राष्ट्रपति इसाक से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे। ये ऐतिहासिक संबोधन दोनों देशों के मजबूत लोकतांत्रिक और संसदीय संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री इस यात्रा के दौरान इजराइल में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी संवाद करेंगे, जिन्होंने वर्षों से भारत इजराइल मित्रता को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे इधर इंडियन कल्चरल सेंटर है और उस इंडिया कल्चरल सेंटर के तहत हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल करते हैं, कल्चरल ट्रूप्स आते हैं इंडिया के। सिमिलरली काफ़ी इजरायली लोग इंडिया में ट्रैवल करते हैं टूरिज्म के लिए, जैसे आपने देखा होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया का जो एनवायरनमेंट है, इंडिया का जो माहौल है, वो इनको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इंडिया में हम लोग पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में विश्वास रखते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये राजकीय यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और एक मजबूत, नवाचारी और समृद्ध भविष्य की दिशा में साझा दृष्टिकोण को और मजबूती देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल दौरा इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर हो रहा है। पीएम और इजरायल के उनके समकक्ष की बैठक में द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा पर अगर हम नजर डालें तो आपको बताएं कि 2 दिन के इजरायल दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली पीएम नेतन्याहू से द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायली राष्ट्रपति से भी वो मुलाकात करेंगे। इसके अलावा इजरायल की संसद को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। वहीं रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर खास तौर पर ये जो द्विपक्षीय वार्ता होगी उसमें फोकस रहने वाला है। 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूसरी यात्रा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा कई मायनों में बेहद ही खास और अहम है। विज्ञान की बात की जाए, तकनीक के क्षेत्र की बात की जाए, कृषि, ये वो तमाम क्षेत्र हैं जिन पर विमर्श होगा, मंथन होगा। वहीं जल प्रबंधन और नवाचार में मजबूत सहयोग पर भी जोर दिया जाएगा। गाजा सहित मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा संभव है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा जहां जल प्रबंधन और नवाचार में मजबूत सहयोग पर फोकस रहने वाला है, दोनों ही नेताओं की द्विपक्षीय वार्ता होगी। गाजा सहित मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा संभव है। संभवतः इस विषय पर भी चर्चा हो सकती है। भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की भी समीक्षा होगी। और आपको ये भी बताते चलें कि दोनों देशों की अगर हम बात की जाए तो तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जो दोनों देश मिलकर के उसका समाधान खोजने पर बल दे रहे हैं। तो दोनों देश साझा चुनौतियों की समीक्षा भी करेंगे। और आइए एक नज़र डाल लेते हैं भारत इजरायल के द्विपक्षीय संबंधों पर भी, क्योंकि भारत और इजरायल के द्विपक्षीय संबंध हैं, रणनीतिक साझेदार हैं दोनों ही देश, भारत और इजरायल। भारत ने 17 सितंबर 1950 को इजरायल को मान्यता दी और पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित हुए। वहीं 1992 में दोनों देशों में दूतावास खोले गए। तो पूर्ण राजनयिक संबंध हैं 1992 से और इन रिश्तों में और भी प्रगाढ़ता लगातार आ रही है। द्विपक्षीय निवेश की अगर हम बात करें, निवेश समझौतों की बात करें तो 8 सितंबर 2025 को द्विपक्षीय निवेश समझौता हुआ। नई दिल्ली में द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और इस समझौते की बात करें तो इससे निवेशकों को अधिक निश्चितता और सुरक्षा प्रदान की गई। व्यापार और पारस्परिक निवेश में वृद्धि हुई है और कैसे इन क्षेत्रों में और भी वृद्धि हो सकती है, इसी पर द्विपक्षीय जब वार्ता होगी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री की, तो वो तमाम ऐसे क्षेत्र होंगे जिन पर खास तौर पर फोकस होगा, क्योंकि दोनों ही देश रणनीतिक साझेदार हैं। समझौते में सुरक्षित व्यापार के लिए कई प्रावधान रखे गए थे और आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1992 में आर्थिक संबंध तेजी से बढ़े और राजनयिक संबंध शुरू होने के बाद व्यापार भी बढ़ा। इसके अलावा इजरायल का एशिया में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है भारत। तो भारत और इजरायल के आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध भी प्रगाढ़ हैं। व्यापार में हीरे, पेट्रोलियम और रसायन ये वो क्षेत्र हैं जो प्रमुख हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स, हाईटेक उत्पादों के व्यापार में भी लगातार विस्तार हुआ है और इन्हें और भी विस्तार देने के लिए ये जो द्विपक्षीय वार्ता है वो खास मानी जा रही है। संचार का क्षेत्र, चिकित्सा उपकरणों में भी विस्तार हुआ है और इसे और भी कैसे विस्तृत किया जा सकता है, दोनों देश मिलकर के कैसे आर्थिक संपन्नता को और भी बढ़ा सकते हैं, इस पर खास तौर पर जो द्विपक्षीय वार्ता होगी उस पर फोकस रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे पर द यरूशलेम पोस्ट के फर्स्ट पेज में भारत और इजरायल के रिश्तों को लेकर के भी एक खबर प्रकाशित की गई है। तो आपको ये भी बता दें कि भारत और इजरायल के रिश्तों को एक नए दौर में प्रवेश करते हुए इस खबर में दिखाया गया है। अखबार में 2 प्राचीन राष्ट्रों ने एक नया अध्याय शुरू किया शीर्षक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे को ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। इस रिपोर्ट की बात की जाए तो उसमें यह भी कहा गया है कि इजरायल लंबे समय से भारत को एक महत्वपूर्ण मित्र के रूप में देखता रहा है और पीएम मोदी की ये यात्रा भारत को शीर्ष रणनीतिक प्राथमिकता देने का अवसर मानी जा रही है। दोनों देशों के रिश्तों में भरोसा, इतिहास और राजनीतिक समझ दिखाई देती है, लेकिन संभावनाओं के मुकाबले क्रियान्वयन की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है। अखबार में द मोदी डॉक्ट्रिन शीर्षक से प्रकाशित लेख में लेखक अमिचाई सन ने 2017 की ऐतिहासिक यात्रा का उल्लेख किया है,
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार इजराइल पहुंचे थे। उस समय वो बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उतरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। उस यात्रा को दशकों की कूटनीतिक झिझक के अंत के रूप में देखा गया था। पूर्व विदेश मंत्रालय महानिदेशक और भारत में इजराइल के पूर्व राजदूत अलोन उशपिच ने कहा कि मोदी इजराइल को समझते हैं और उसकी सराहना करते हैं। लेख में लेखक हब केनोन ने लिखा है कि ये दौरा केवल औपचारिकता या समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक भू राजनीतिक माहौल में हो रहा है। 2017 में नेतन्याहू ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा था कि इजराइल लंबे समय से इस क्षण का इंतजार कर रहा था। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित हुए थे। और वहीं डीडी न्यूज़ की टीम इजराइल के होलोकास्ट रिमेम्बरेंस सेंटर पहुंची, जहां हमारे संवाददाता सुधीर यादव की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जेरूशलम में जो होलोकास्ट रिमेम्बरेंस सेंटर है वहां आएंगे और यहाँ जो नाजी शासन के दौरान ज्यूज की हत्या की गई थी, करीब 6 मिलियन ज्यूज का जेनोसाइड किया गया था, उस स्थान पर यहाँ प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और जो बुक ऑफ रिमेम्बरेंस है उसको जाकर देखेंगे। इसके साथ ही यहाँ आकर जो इस जेनोसाइड में जो लोग मारे गए थे उनको भी यहाँ श्रद्धांजलि देंगे। गौरतलब बात यह है कि जो जीनोसाइड हुआ था नाजी शासन के दौरान, उसमें करीब 6 मिलियन लोगों की हत्या की गई थी और इजराइल ने पूरी दुनिया में जो ज्यूज मारे गए थे उनकी याद में इस सेंटर को विकसित किया गया और उनसे जुड़ी तमाम चीज़ों को यहाँ लाकर रखा गया है। होलोकास्ट रिमेम्बरेंस सेंटर में ये बुक ऑफ नेम्स है। इसमें जो नाजी शासन के दौरान जितने भी ज्यूज की हत्या की गई थी उनमें सबका नाम यहाँ रखा गया है। सबसे खास बात है कि जिन लोगों का यहाँ नाम लिखा गया उनका बर्थ डेट और इसके साथ ही उनके जीवन की घटनाएं और इसके अलावा उनकी मृत्यु कहाँ हुई, कैसे हुई, जर्मन जो नाजी शासन है उसके दौरान, इस चीज़ को यहाँ रखा गया। कैमरामैन जयशंकर के साथ सुधीर यादव, डीडी न्यूज़, जेरूशलम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से भारत इजराइल सहयोग को नई ऊंचाई मिलने की भी संभावना है। पीएम के दौरे को लेकर इजराइल में तैनात भारतीय राजदूत जेपी सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुधीर यादव ने, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 25 और 26 फरवरी की 2 दिवसीय की इजराइल यात्रा पर आ रहे हैं। क्या है इस यात्रा में, क्या भारत और इजराइल के रिश्तों को लेकर क्या ये यात्रा किस तरीके से आगे बढ़ेगी, इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह जी है। सर, सबसे पहले इस यात्रा की इटिनरी क्या है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम किस तरह से है इजराइल में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल की 2 दिवसीय यात्रा पर 25 और 26 फरवरी को यहाँ पर होंगे। ये उनकी दूसरी यात्रा है। पहली यात्रा 2017 में यहाँ पे हुई थी और ये बड़ी एक ऐतिहासिक यात्रा होगी जो कि 9 साल के बाद आ रहे हैं। इस विज़िट के दौरान वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जी से बातचीत करेंगे, इनके प्रेसिडेंट हैं मिस्टर हर्जोग जी, उनके साथ भी बातचीत करेंगे और यहाँ की जो केनेसेट है, जो हमारी पार्लियामेंट के इवेंट है, और उसको वो एड्रेस भी करेंगे। तो ये ब्रॉड एलिमेंट्स हैं। इनके अलावा यहाँ पे काफ़ी ज्यूइश कम्युनिटी के लोग हैं जो इंडिया से आए हैं, उनके साथ भी वार्तालाप होगी और काफ़ी उसमें और भी थोड़े बहुत एलिमेंट्स हैं। सर, प्रधानमंत्री मोदी का और नेतन्याहू जी का एक पर्सनल कनेक्ट भी रहा है बहुत अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस रिश्ते से भारत और इजराइल के जो रिश्ते हैं उनमें क्या और बेहतर होगा, किन किन क्षेत्रों में हम और ज़्यादा बेहतर रिश्तों की तरफ बढ़ सकते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खासतौर सभी जो विश्व के जो लीडर्स हैं उन सब के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू जी के साथ ऑफ कोर्स बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस हैं। आपने देखा होगा नेतन्याहू जी ने जब भी उनको एड्रेस किया है, अभी हाल ही में उन्होंने 1-2 जगह किया, तो हमेशा वो माय फ्रेंड और इस तरीके के उनके लिए बहुत ही अप्रिशिएटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं और इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी रेपो है और ये संभवतः रिलेशंस को बढ़ाने में मदद करती है और इन दोनों के जो रिलेशंस हैं, दोनों लीडर्स के रिलेशंस हैं, वो हमारे इस रिलेशंस को मजबूत करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, रिसेंटली भारत में AI समिट हुआ, AI इम्पैक्ट समिट, वर्ल्ड लेवल पे इतना बड़ा समिट, उसके बाद से प्रधानमंत्री की इजराइल की यात्रा हुई है, तो क्या AI को लेके तकनीक के क्षेत्र में कुछ और जो कोलैबोरेशन है वो इजराइल के साथ हो सकते हैं भारत के? देखिए, इजराइल के साथ जो इंडिया और इजराइल है, हमारे बड़े स्ट्रेटेजिक संबंध हैं
और जब मैं स्ट्रेटजी की बात करता हूँ उसमें बड़े कोर एरियाज़ हैं जिस पे हम फोकस करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फोकस एरिया है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे है। हमारा मकसद ये है कि किस तरीके से हम इन दोनों इकोसिस्टम को जोड़ दें, जिससे कि दोनों की जो स्ट्रेंथ हैं वो कंबाइन हो जाए। उसके चलते इस बार जो फोकस एरिया है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन में भी होगा। जितनी भी हमारी क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं इस पे डिस्कशन किया जाएगा, और इसके तहत दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में किस तरीके से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम, इन सब चीज़ों पे मुद्दे पे किस तरीके से हम आगे बढ़ें, इस पे भी उन दोनों के बीच में डिस्कशन होगा। सर, टेररिज्म एक मेजर इशू है जिसमें इजराइल और भारत को लेकर दोनों की मतलब अगर हम कहें व्यूज़ बिल्कुल सिमिलर हैं, तो क्या इस मामले में भी कोलैबोरेशन को और आगे बढ़ाया जाएगा? आप देखेंगे कि टेररिज्म के मामले में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े साफ शब्दों में बोला है कि वी हैव ए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन टेररिज्म। और आपने देखा भी होगा किस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत और उससे पहले भी किस तरीके से हमने टेररिज्म के जितने भी अटैक्स हैं उनका जवाब दिया है, और यही हमारी पॉलिसी है। तो टेररिज्म पे तो कोई समझौता नहीं है। इजराइल की बात है, इजराइल और इंडिया भी सेम पेज पे हैं जहाँ पे टेररिज्म से लड़ने की बात आती है, हमारे कोऑपरेशन है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं दोनों के दोनों, स्ट्रेटेजिक इंडिया और इजराइल, और ये दोनों के दोनों बड़े नेचुरल अलाइज भी हैं, बड़े ट्रू फ्रेंड्स भी हैं। और ट्रू फ्रेंड्स वही होते हैं जो क्राइसिस और डिफ़िकल्ट टाइम में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। जब भी कोई टेररिज्म का अटैक होता है तो हमारे साथ इजराइल इंडिया के साथ हमेशा खड़ा देखा है, चाहे वो किसी भी कोऑपरेशन की बात हो, किसी भी स्टेटमेंट की बात हो, कैसे भी। तो ये दोनों के दोनों देश आपस में क्राइसिस के टाइम में एक साथ खड़े होते हैं। सर, आईमैक कॉरिडोर को लेके प्राइम मिनिस्टर लगातार बातचीत कर रहा है, इजराइल उसमें एक इम्पोर्टेंट एलाइज है, तो क्या इस मामले में भी कुछ बात आगे बढ़ सकती है? आईमैक एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बड़ा विजनरी प्रोजेक्ट है, जो कि इंडिया को, गल्फ को और यूरोप को किस तरीके से कनेक्ट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आईमैक की स्थापना रखी गई थी, जो फाउंडेशन लिया गया था, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जो हमने G20 की अपनी समिट की थी उसमें ये MOU साइन किया गया था। सो उसको हमें आगे ले जाना है। कुछ कारणोंवश उस पर अभी बिकॉज यहाँ पे जो सिचुएशन थी उस पर ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुई थी, बट आई थिंक ये आईमैक एक मुद्दा ऐसा है कि जिसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए, और ये सभी देशों को जोड़ता है। इसमें सभी देशों में एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आता है, एक रीजनल इंटीग्रेशन आता है, और किस तरीके से ये जो आईमैक प्रोजेक्ट है किस तरीके से इंडिया को, गल्फ कंट्रीज़ को और यूरोप को किस तरीके से जोड़ेगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और विजनरी प्रोजेक्ट है। इस पर संभवतः इस पर डिस्कशन होगा कि पीपल टू पीपल टाइज जो होती है वो दोनों मतलब किसी भी देश को आपस में बहुत अच्छी तरह से बॉन्ड करती है। तो इजराइल के लोग भारत को लेकर और भारत के लोग इजराइल को लेकर हमेशा से पॉजिटिव रहे, तो आप लगता है कि पीपल से पीपल टाइज और ज़्यादा बेहतर होंगी, उनको और आगे लेवल पे लेकर जाया जाएगा? मेरा ये मानना है कि पीपल टू पीपल टाइज हमारी ऑलरेडी बहुत अच्छी हैं, बट उसमें और भी हमें आगे बढ़ना है। स्पेशली टूरिज़्म है, कल्चरल रिलेशंस हैं, इनके अंदर हमें और मेहनत करनी है। हमारे इधर इंडियन कल्चरल सेंटर है, और उसका अंडर इंडिया कल्चरल सेंटर के तहत हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल करते हैं, कल्चरल ट्रूप्स आते हैं इंडिया के। सिमिलरली काफ़ी इजरायली लोग इंडिया में ट्रैवल करते हैं टूरिज़्म के लिए, जैसे आपने देखा होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया का जो एनवायरनमेंट है, इंडिया का जो माहौल है, वो इनको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इंडिया में हम लोग पीसफुल को एग्जिस्टेंस में विश्वास रखते हैं, हम वासुदेव कुटुंबकम फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं, वर्ल्ड एज वन फैमिली में विश्वास रखते हैं। तो हमारे इंडिया में कोई भी एंटीसेमिटिज्म वाला कभी कोई ऐसा आपको ऐसी कोई एक्टिविटी होती हुई नज़र आएगी नहीं। तो इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और तो पीपल टू पीपल रिलेशंस में, और यहाँ पे जो इजरायली जूश हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो काफ़ी लोग मुंबई से आए हैं, कोचीन से आए हैं और बगदादी जूज़ हैं, आप उनसे मिलेंगे जब वो भी आएंगे यहाँ पे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए और उनसे मिलने के लिए। आप उनसे मिलिएगा, जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि किस तरीके से इजरायली लोग इंडिया को किस तरीके से देखते हैं। दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद।
मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 राज्यों के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति महाराष्ट्र के शेगांव और नागपुर में रहेंगी। शेगांव में 4 दिन तक राष्ट्रीय आरोग्य मेला चलेगा, जिसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सेवारिकपा और होम्योपैथी को एक साथ लाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। इस मेले के दौरान आम लोगों को आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवारिकपा, होम्योपैथी और अन्य पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों सहित विभिन्न आयुष प्रणालियों के तहत मुफ्त स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा परामर्श और दवाएं प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को नागपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा आयोजित एकता और विश्वास के माध्यम से महाराष्ट्र का स्वर्ण युग, इस कार्यक्रम के राज्य स्तरीय शुभारंभ में भी शामिल होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बिहार के सीमावर्ती इलाकों के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य सीमा सुरक्षा, घुसपैठ और सीमांचल क्षेत्र में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों की समीक्षा करना है। वो अररिया, किशनगंज और पूर्णिया सहित 7 सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कानून व्यवस्था की स्थिति, कथित अवैध धार्मिक ढांचों और घुसपैठियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर चर्चा होगी। अधिकारियों से जनसंख्या पैटर्न, सुरक्षा चिंताओं और अब तक उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी जा सकती है। गृहमंत्री सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। दौरे के दौरान अमित शाह सीमा चौकियों का उद्घाटन करेंगे, SSB की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और वाइब्रेंट विलेज योजना के दूसरे चरण की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के जापान दौरे पर पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापान दौरे के पहले दिन वैश्विक निवेश संवाद की मजबूत शुरुआत की। जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने जापान की अग्रणी वैश्विक ट्रेडिंग और निवेश कंपनी मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश में परिवर्तनकारी निवेश अवसरों को तलाशने का औपचारिक आमंत्रण दिया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत का MSME का सबसे बड़ा आधार यूपी के पास है। 96 लाख MSME यूनिट यूपी में कार्यरत हैं, जिनमें 3 करोड़ से अधिक लोग काम कर रहे हैं। भारत का MSME का सबसे बड़ा जो आधार है, जो सबसे बड़ा बेस है, वो यूपी के पास है। 96 लाख MSME यूनिट वर्तमान में यूपी के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें 3 करोड़ से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। ये 3 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर शासन, उत्तर प्रदेश सरकार MSME सेक्टर को अनेक प्रकार से सुविधाएं देती है। कोई भी MSME यूनिट के लिए 1000 दिनों तक उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी NOC से मुक्त किया जाता है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जापान इंडस्ट्रियल सिटी के निर्माण हेतु नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 500 एकड़ की भूमि आवंटित की गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही हम लोगों ने जापान के निवेशकों के लिए जापान इंडस्ट्रियल सिटी के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है, जिसके लिए 500 एकड़ की भूमि
वहां पर आमंत्रित भी की है, चाहे वह जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर अन्य महत्वपूर्ण एक्सप्रेस हाईवे के पास बनने वाले इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इन सब में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम आज से तमिलनाडु और पुडुचेरी के 3 दिवसीय दौरे पर रहेगी। इस दौरान वो पूर्ण निर्वाचन आयोग, जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। आयोग का ये दौरा चुनावी मशीनरी की मुस्तैदी और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं तमिलनाडु में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद अंतिम मतदाता सूची भी प्रकाशित कर दी गई है। नई सूची के अनुसार राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या अब 5,67,00,000 है, जिसमें चेन्नई के शोजिंगनल्लूर में 5,36,000 से अधिक मतदाताओं के साथ राज्य का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र बना हुआ है, जबकि हार्बर क्षेत्र में सबसे कम मतदाता हैं। जिलों की दृष्टि से तिरुवल्लुर 31 लाख से अधिक मतदाताओं के साथ शीर्ष पर है। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल ने मंगलवार को बड़ा आदेश जारी किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की अलग अलग अदालतों में काम कर रहे सभी दीवानी न्यायाधीशों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी है। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सही तरीके से पालन हो सके। हाईकोर्ट के महापंजीयक की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि दीवानी न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट अब मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर किसी भी तरह की छुट्टी नहीं ले सकेंगे। जो न्यायिक अधिकारी पहले से छुट्टी पर हैं, उन्हें अपने अपने न्यायालय और कार्यालय में लौटना होगा। इसके साथ ही जिन अधिकारियों का तबादला हो चुका है, वो अभी तक नई जगह कार्यभार नहीं संभाला है, उन्हें भी 25 फरवरी तक नई पोस्टिंग पर कार्यभार संभालना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि आदेश का पालन तुरंत प्रभाव से किया जाए। द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड की रिलीज से पहले फिल्म के मेकर्स ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें देश भर से आए पीड़ितों और उनके परिवारों को एक साथ लाया गया। यहां उन्होंने उन असल कहानियों को पेश किया जो इस आने वाली फिल्म का आधार बताई जा रही है। इसमें बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित देश भर के विभिन्न राज्यों और शहरों को 50 से ज्यादा लड़कियों और उनके परिवार वालों ने सामने आकर लव जिहाद के ट्रैप पर अपने अनुभव शेयर किए। इस प्रेस मीट में फिल्म की टीम भी शामिल थी, जिसमें प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह, डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह, को प्रोड्यूसर आशिन एस शाह के साथ फिल्म की लीड कास्ट उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया नजर आई। पीड़ितों की आपबीती सुनकर लोगों की आंखें नम हो गई। फिल्म के मेकर्स का कहना है कि कुछ लोग इस फिल्म को झूठ या प्रोपेगेंडा साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन लव जिहाद एक सच्चाई है जो इस फिल्म में दिखाई गई है। ये एक राज्य नहीं, पूरे देश भर में फैला हुआ है और ये भुक्तभोगी महिलाएं इस सच्चाई को खुद बयां कर रही हैं। जब ऐसी फिल्म बनाते हैं, ऐसा विषय रखते हैं, तो इसमें 2 पक्ष होते हैं। एक विक्टिम का पक्ष होता है और एक उन क्रिमिनल्स का पक्ष होता है जो ये काम कर रहे हैं। और ऐसी कहानियां सुनने के बाद भी एक लॉबी जो है वो उन क्रिमिनल्स के साथ खड़ी नजर आती है। बहुत दुख होता है, क्योंकि सवाल एक फिल्म का नहीं है, सवाल हमारे समाज का है, हमारे देश का है, हमारे देश की बेटियों का है, हमारे फैमिलीज का है। फिर जब ये शुरू हुआ केरला स्टोरी 2, जब ट्रेलर आया, फिर वो लोग सब एक्टिव हो गए। हमारे अगेंस्ट एक टारगेटेड मुहिम चली। ये एक आतंकवादी लोग हैं। मैंने उसको घर पे देखा था, सैटेलाइट फ़ोन जो हम आम आदमी नहीं देखते हैं, जो हमने मूवीज़ में देखा था। वो रात में वो फ़ोन्स निकालता था, कई फ़ोन, कई सिम्स चेंज कर करके, अलग अलग देश के उसको पैसे आते थे कैश। जब बेल बजता था, पैसे का बैग भरा हुआ आता था। ये एक आम लोग नहीं है जो हम सोचते हैं कि नहीं, कोई एक लड़की थी जो प्यार के चक्कर में फंस गई और किसी मुसलमान के घर चली गई या शादी कर लिया। ये हमारे लिए सोच से बहुत परे है। मुझसे शादी करिए, 4 साल मुझे रखा, फिर उसके बाद उसने मुझे तलाक दिया। फिर इनकी फैमिली वालों ने मुझे अपने
कमरे में रखा, बिल्कुल कहीं जाना नहीं आना नहीं। फिर उसके बाद में उसने मुझे फ्लैट लेकर एक जगह रखा सबसे छुपा कर, फिर वहाँ पर उसके जीजा से हलाला करके मेरा दोबारा निकाह करके मेरे को रखा। फिर उसके बाद में मैं जब फ्लैट में रहती थी ना, तो वो कुछ मारना पीटना गालियाँ, मैं बाहर कैसे निकलूँ। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये भविष्य की दिशा तय करने वाली ताकत है। भारत में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट में केवल घोषणाएं नहीं हुई हैं, बल्कि भविष्य की रणनीति तैयार हुई। AI की तमाम तकनीकों से कैसे आम लोगों की जिंदगी में बदलाव दिखेगा, कैसे लोगों का जीवन सरल होगा, इन्हीं तमाम सवालों की पड़ताल कर रही है हमारी विशेष सीरीज AI भविष्य का भारत। भारत में स्वास्थ्य सेवा में AI और डिजिटल तकनीक ने क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। प्रारंभिक निदान, व्यक्तिगत इलाज, टेलीमेडिसिन और रोग निगरानी में AI का योगदान बढ़ रहा है। AI आजकल OPD में लगने वाली भीड़ और समय को भी कम कर रहा है। आंख, दांत और त्वचा की बीमारी की जानकारी मिनटों में दे रहा है AI। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। अगर एम्स नई दिल्ली के ओपीडी में आपको दिखाना हो तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे वहां लंबी भीड़ होगी, ओपीडी में डॉक्टर से दिखाने में काफी समय लगेगा। आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। ओपीडी में मरीजों को लगने वाले समय को कम करेगा आरोग्यम AI ऐप। एम्स नई दिल्ली ने गूगल के साथ मिलकर आरोग्यम नाम का ऐप बनाया है, जो डॉक्टर के पास जाने से पहले मरीज से कई सवाल पूछता है, जिसका जवाब डॉक्टर के पास जाता है। AI आधारित आरोग्यम ऐप ओपीडी में लगने वाली भीड़ और समय को कम करने में अहम भूमिका निभा रहा है। अभी एम्स में ट्रायल के तौर पर आरोग्यम ऐप का उपयोग किया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में AI का बहुत ही अच्छा रोल है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, एक आरोग्यम ऐप है। इससे हमें उन्होंने ये बताया कि आप जैसे वेटिंग लाइन में आप वेट कर रहे हैं और फिर डॉक्टर तब तक दूसरे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, तो इन द मीन वाइल AI आपके सारे प्रॉब्लम समझ सकता है, उसकी एक एनालाइज रिपोर्ट बना सकता है एंड देन आप डायरेक्टली डॉक्टर को वो दिखा सकते हो, तो उससे आपका टाइम बचेगा। वहीं एम्स ने गूगल के साथ मिलकर AI आधारित त्वचा से जुड़ी बीमारियों की पहचान के लिए AI आधारित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है, जो त्वचा से जुड़ी समस्याओं का आकलन करेगा। आप डॉक्टर के पास आने से पहले अपने त्वचा की तस्वीर ऐप पर डालते हैं। जब आप डॉक्टर को दिखाने आते हैं, तब तक डॉक्टर आपकी बीमारी को जान जाते हैं। खास तौर पर इसे ग्रामीण इलाकों के लिए विकसित किया गया है। इसका मकसद दूरदराज के क्षेत्रों में त्वचा रोगों का शीघ्र पता लगाना और विशेषज्ञ की कमी को दूर करना है। आने वाले दिनों में इसे आशा कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा, ताकि ग्रामीण इलाकों में इसका उपयोग किया जा सके। AI का उपयोग डेंटल केयर में भी देखने को मिल रहा है। AI डेंटल की जांच कर ये बता रहा है कि आपके दांतों में किस तरह की समस्या है और किस डॉक्टर से दिखाना चाहिए। वहीं विप्रो हेल्थ केयर एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर आया है, जो मरीज के पेट को मॉनिटर करता है। मरीज के पेट को स्कैन कर डॉक्टर के पास रिपोर्ट भेजता है। AI जांच भी करता है और डॉक्टरों को बताता है कि मरीज को ये बीमारी हो सकती है। इस सॉल्यूशन का नाम है विप्रो इंटेलिजेंस। ये सोल्यूशन केयर गैप को रिड्यूस कर सकते हैं। जो डायग्नोसिस है उसको और तेज़ी से डॉक्टर को पहुंच सकता है
और डॉक्टर वो डायग्नोसिस को देख के सल्यूशन भी तेज़ी से दे सकते हैं और बहुत सारे रिपोर्ट्स आने पर ये प्रोसेसिंग टाइम भी कम करता है। आने वाले दिनों में एआई से हेल्थ केयर में बड़ा बदलाव होगा। साथ ही करोड़ों लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में एआई अहम भूमिका निभाएगा। स्वास्थ्य सेवा में एआई मानव क्षमता से कहीं अधिक विशाल मात्रा में चिकित्सा डेटा को विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करता है। एआई तेज गति से जांच के बाद विश्लेषण कर उपचार संबंधी बेहतर सुझाव दे रहा है, जिससे मरीजों के साथ साथ चिकित्सकों का भी समय और इलाज में लगने वाली लागत भी कम हो रही है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने वैश्विक स्तर पर एआई सहयोग को नई दिशा दी है। 89 देशों के समर्थन के साथ अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा ने एआई के समान और जिम्मेदार उपयोग का साझा विजन पेश किया है। साथ ही भारत ने एआई फॉर ऑल के अपने सिद्धांत को मजबूती से रखते हुए वैश्विक नेतृत्व का संकेत भी दिया है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने वैश्विक एआई सहयोग को नई दिशा दी है। इस समिट के दौरान नई दिल्ली घोषणा को अपनाया गया, जिसका 89 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मिलकर समर्थन किया। ये घोषणा एआई के समग्र और सामूहिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए साझा दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है, जिसमें भारत ने अपनी एआई फॉर ऑल की मांग को मजबूती से उठाया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत से प्रेरित घोषणा इस बात पर जोर देती है कि एआई के फायदों को पूरी मानवता के साथ बराबरी से साझा किया जाना चाहिए। घोषणा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय हितधारकों के साथ जुड़ाव को मजबूत करना, राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करना और सुलभ और भरोसेमंद फ्रेमवर्क के जरिए एआई को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस प्रिंसिपल को फॉर्मलाइज किया है, इसको एक्सेप्ट किया है सारी दुनिया ने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ह्यूमन सेंट्रिक एआई के विजन को सारे विश्व ने स्वीकार किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर कहा कि समिट में भागीदारी की गुणवत्ता और वैश्विक समर्थन दर्शाते हैं कि भारत सिर्फ इस एआई परिवर्तन का हिस्सा नहीं है, बल्कि एआई के भविष्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सम्मेलन में भारत ने अवसंरचना निवेश में 250 अरब डॉलर से अधिक और डीप टेक वेंचर में 20 अरब डॉलर की प्रतिबद्धताएं प्राप्त की, जो भारत के एआई इकोसिस्टम में बढ़ते वैश्विक भरोसे का प्रतीक है। समिट के प्रमुख परिणामों में साझा ग्लोबल विजन और दुनिया भर में एआई के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत मंच की स्थापना शामिल है। भारत की सॉवरेन एआई रणनीति को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक समर्थन मिला है, जिसमें नवाचार, मूल्य आधारित एआई और राष्ट्रीय संप्रभुता को सम्मान देने का दृष्टिकोण शामिल है। समिट के दौरान एआई के लोकतांत्रिक वितरण के लिए चार्टर पर सहमति बनी, जिसमें सस्ते एआई संसाधनों तक पहुंच बढ़ाना और स्थानीय नवाचार को समर्थन देना शामिल है। साथ ही ग्लोबल एआई इम्पैक्ट सामान्य बिंदु पर बात बनी, जिसमें एआई उपयोग मामलों को बढ़ाना और दोहराना, साथ ही विकास प्रभाव के लिए सहयोग बढ़ाना शामिल था। भरोसेमंद एआई सामान्य बिंदु पर भी बात बनी, जिसमें टूल, बेंचमार्क और श्रेष्ठ परिपाटियों का भंडार और सुरक्षित और भरोसेमंद एआई सिस्टम का समर्थन शामिल था। विज्ञान संस्थानों के लिए एआई का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने पर भी फोकस रहा। इसमें वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना और एआई से शोध क्षमता का विस्तार करना शामिल था। सामाजिक सशक्तिकरण प्लेटफॉर्म के लिए एआई पर जोर दिया गया। इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। समिट ने भारत के लिए दीर्घकालिक तकनीकी क्षमता, सेमीकंडक्टर और डीप टेक क्षेत्र में मजबूत नींव रखने का मार्ग प्रशस्त किया, जो भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत होगा। समिट ने भारत को वैश्विक एआई मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को न केवल आर्थिक वृद्धि बल्कि सामाजिक समावेश और वैश्विक विकास के लिए एक अभूतपूर्व ताकत के रूप में स्थापित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
जब वैश्विक अर्थव्यवस्था की धुरी सिलिकॉन और एल्गोरिदम पर टिकी हुई हो तो भारत इसमें भला कैसे पीछे रह सकता है। इसके लिए भारत अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिजिटल डिविडेंड में बदल रहा है। भारतीय युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब महज एक तकनीकी शब्द नहीं बल्कि वो पारस पत्थर है जिसने उनकी आकांक्षाओं को नए पंख दिए हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश भारत विश्व की सबसे नई तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नए आयाम दे रहा है। देश की करीब 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है और यही डेमोग्राफिक ताकत अब डिजिटल और एआई स्किल्स में तब्दील हो रही है। सरकार ने वैश्विक स्तर पर एआई के महत्व को देखते हुए देश में एआई को रणनीतिक प्राथमिकता दी है। नीति आयोग ने एआई फॉर ऑल का विजन पेश किया जिसमें हेल्थ, एग्रीकल्चर, शिक्षा और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में एआई आधारित कौशल विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई है। एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट जैसे उभरते क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट समिति के गठन की घोषणा की जो सेवाओं के क्षेत्र में एआई के प्रभाव का अध्ययन करेगी और रोजगार के नए अवसरों की पहचान करेगी। Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. एआई पर सरकार के इनिशिएटिव के चलते ही भारतीय युवाओं ने एआई को एक को क्रिएटर के रूप में अपनाया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एआई इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई स्किल पार्टनरशिप में दुनिया के शीर्ष देशों में शुमार है। भारत में 100 से अधिक सक्रिय एआई स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से अधिकांश की कमान 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं के हाथ में है। ये युवा भाषिणी जैसे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से भाषाई बाधाओं को तोड़ रहे हैं। हेल्थटेक स्टार्टअप एआई की मदद से कैंसर और डायबिटीज की शुरुआती पहचान पर काम कर रहे हैं। फिनटेक कंपनियां रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम विकसित कर रही हैं। एग्रीटेक प्लेटफॉर्म एआई के जरिए मौसम, मिट्टी और फसल डेटा का विश्लेषण कर किसानों को सटीक सलाह दे रहे हैं। नेस्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एआई विशेषज्ञों की मांग आपूर्ति से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही है, जो युवाओं के लिए उच्च वेतन वाली नौकरियों के द्वार खोल रही है। This will provide opportunity to our young men and women going forward. It's going to open up a flood of opportunities with more and more investments coming into this field, whether it's data centers, whether it's engaging with artificial intelligence, machine learning, quantum computing, whether it's developing our own language models, LLMs, whether it's seeing how we can be at the forefront of applied AI, where we have significant talent and skills and strengths. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नए युग में भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने यह स्पष्ट किया कि युवा नवाचार, जिम्मेदार एआई अपनाने और उद्योगों के सहयोग से भारत समावेशी और तेज विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात रंगों के त्योहार की करते हैं। जी हां, रंगों के त्योहार होली की तैयारियां देश भर में शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार रंगों में सेहत और पर्यावरण की खुशबू भी घुल रही है। नागपुर में कारीगर अरारोट और खाने वाले रंगों से हर्बल गुलाल तैयार कर रहे हैं। लाल, गुलाबी, पीले और हरे इको फ्रेंडली रंग की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दिन रात काम चल रहा है, जो जेब पर भी भारी नहीं पड़ता है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। लाल, गुलाबी, पीले और हरे गुलाल
अगले महीने रंगों के त्योहार होली के लिए फिजा में अभी से रंग घुलने लगे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में चटक गुलाल की ढेर सारी क्यारियां धूप में सुखाई जा रही हैं। कारीगर इको फ्रेंडली होली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। अरारोट पाउडर और खाने में इस्तेमाल होने वाले रंगों से बने गुलाल रसायन रहित और त्वचा के अनुकूल हैं, लिहाजा ये लोगों की पहली पसंद है। ये गुलाल बनाने का जो काम है ये हमारे दादाजी के जमाने से चलते हुए आ रहा है। ये हमारी तीसरी पीढ़ी है। हम ये अरारोट पाउडर से बनाते हैं, जिसमें अरारोट कलर और पानी का मिश्रण होता है। इसको धूप में सुखाया जाता है, फिर छान करके हमारा गुलाल तैयार होता है। गुलाल बनाने वालों का कहना है कि पिछले सालों के मुकाबले इस बार कीमतों में गिरावट आई है। ये खरीदारों के लिए राहत की बात है। इस साल गुलाल का जो प्राइस है वो थोड़ा कम हुआ है। मतलब ये हम समझते हैं कि कुछ जीएसटी में भी गवर्नमेंट ने जो सहूलियत दी हुई है, जीएसटी कम किया हुआ है, तो उसका भी शायद इम्पैक्ट रह सकता है। तो इस बार गुलाल जो है वो सस्ता बिक रहा है मार्केट में। फिजा में होली के रंग घुलने लगे हैं। लोग जोर शोर से होली की तैयारियों में जुटे हैं। नागपुर के हर्बल गुलाल त्योहार को और चमकदार बना रहे हैं। साफ है कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए त्योहार की खुशियां मनाना बिल्कुल मुमकिन है। है सब जगह होरी या ब्रज होरा। ब्रज में 40 दिन तक होली का पर्व मनाया जाता है। बसंत पंचमी से शुरू होने वाली होली की रौनक हर रोज बढ़ती ही जा रही है। कल बरसाना में लड्डू मार होली का आयोजन हुआ, जहां लाडली जू मंदिर में राधा रानी के सामने ब्रजवासियों ने और भक्तों ने लड्डू होली का आनंद लिया। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मथुरा के बरसाना में होली का मतलब सिर्फ रंग नहीं बल्कि उससे पहले मिठाई भी है। बरसाना के श्री लाडली जू मंदिर में हजारों श्रद्धालु लड्डू मार होली की अनोखी परंपरा को देखने और उसमें शामिल होने पहुंचे। ये एक ऐसा उत्सव है जहां भक्तों के बीच लड्डू प्रसाद के रूप में एक अनोखे और आनंद से भरे अंदाज में बांटे जाते हैं। लड्डू मार होली बरसाना यानी राधा रानी के गांव की महिलाओं द्वारा नंद गांव यानी भगवान श्री कृष्ण के गांव के पुरुषों को होली खेलने के लिए भेजा गया एक पारंपरिक निमंत्रण है। ये लठ मार होली से एक दिन पहले शुरू होती है। ये रस्म राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। एक बार जब निमंत्रण स्वीकार कर लिया जाता है तो मंदिर में लड्डू बरसाए और बांटे जाते हैं। ये यहाँ से श्री जी मंदिर से गोपी नंदगांव निमंत्रण देने जाती है कि कल हमारे यहाँ मेला होली खेलने आए। तो वहाँ से जब निमंत्रण स्वीकार कर लिया जाता है तो यहाँ श्री जी की जब गोपी कहती है कि लाला ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, कल होली खेलने आएंगे, तो श्री जी के उपलक्ष्य में श्री जी के जो हाथ पड़ता है तो वो लुटाती है। तो श्री जी ने स्वयं लड्डू लुटाए थे। इस अवसर पर लड्डू मार होली मनती है। बरसाना में होली की तैयारी हफ्तों पहले से शुरू हो जाती है और टेसू के फूलों से बने प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है ताकि सभी के लिए होली का त्योहार सुरक्षित रहे और सभी इसे पारंपरिक तरीके से मना सके। रंग बनता है हमारे यहाँ, तो वो रंग हम खुद तैयार करते हैं। 1 महीने पहले से टेसू के फूलों से रंग बनता है। कोई केमिकल नहीं, उसमें कोई और अलग से नहीं वस्तु डाली जाती है जिससे कि शरीर को नुकसान हो। कितना रंग बनाया गया है इस बार? इस बार कम से कम 200 ड्रम अभी तैयार हो चुके और हो रहे हैं। 500 ड्रम की तैयारी है। त्योहार के जोश को और बढ़ाते हुए राजस्थान के कलाकार भक्तिमय लोकगीत गाते हैं, श्रद्धालुओं का मनोरंजन करते हैं और सदियों पुरानी परंपराओं को जिंदा रखते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि बरसाना में होली मनाने का अनुभव एकदम अनूठा है। ये वीर तेजा जी की हमारी कला है। ये हम कला के धुन में, इसमें आराधना में, इसमें हम नृत्य करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बरसाना की होली बहुत 10-5 साल से आ रहे हैं, सब बहुत अच्छा लग रहा है। लड्डू मार होली के बाद अगले दिन लठ मार होली खेली जाती है। इस दिन बरसाना के दामाद माने जाने वाले नंदगांव के लोग होली खेलने के लिए गांव में आते हैं और महिलाओं पर रंग डालते हैं। बदले में महिलाएं उन्हें हंसी मजाक में लठ यानी लाठियों से पीटती हैं, जिससे पुरुष अपनी ढाल से बचते हैं। सदियों पुरानी ये परंपरा हर साल हजारों श्रद्धालुओं और सैलानियों को अपनी ओर खींचती है। होली का मुख्य त्योहार पूरे देश में 4 मार्च को मनाया जाएगा। वृंदावन और बरसाना समेत पूरे ब्रिज क्षेत्र में रंगों के त्योहार का उत्सव कई दिन पहले ही शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उनके वैश्विक टैरिफ को रद्द कर दिया गया। स्टेट ऑफ द यूनियन में अपने संबोधन के दौरान ट्रंप ने फैसले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इससे उनकी व्यापार नीति को झटका लगा है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के कई व्यापारिक साझेदार पुराने समझौते ही बना नए सिरे से डील करना उनके लिए ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। टैरिफ को लेकर ये विवाद अब अमेरिका की सियासत और वैश्विक व्यापार दोनों में नई बहस छेड़ रहा है। ईरान ने अमेरिका से परमाणु समझौते पर तेजी दिखाते हुए साफ कहा है कि वो निष्पक्ष और न्याय संगत डील के लिए तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने इसे ऐतिहासिक मौका बताया और कूटनीति को प्राथमिकता देने की बात कही। ये बयान जिनेवा में होने वाले तीसरे दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता से ठीक पहले आया है। इसी बीच संयुक्त राज्य अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रावंची ने भी कहा है कि ईरान समझौते तक पहुंचने के लिए जो भी आवश्यक होगा करने को तैयार है। दक्षिण पूर्वी ब्राजील में लगातार हो रही भारी बारिश ने व्यापक तबाही मचा दी है। जुइस डी फोरा शहर में भूस्खलन की घटनाओं में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। बचाव दल ने मलबे और कीचड़ के बीच से शव बरामद किए। दक्षिण पूर्वी राज्य मिनस गैरेस में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक कुल 25 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 43 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। राज्य के अग्निशमन विभाग के अनुसार उबा में भी 7 लोगों की जान गई है। करीब 440 लोग बेघर हो गए हैं और कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने जुइस डी फोरा में आपदा की स्थिति घोषित कर दी है। खेल की खबरों में आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज श्रीलंका और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7 बजे से कोलंबो में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया सुपर 8 मुकाबला बारिश में धुल गया था और दोनों टीमों को एक एक अंक बांटना पड़े थे। वहीं श्रीलंका को अपने पहले सुपर 8 मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अगर श्रीलंका की टीम ये मैच हार जाती है तो वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। टी20 विश्व कप 2026 में मंगलवार को इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया। कप्तान हैरी ब्रूक की शतकीय पारी के दम पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान से मिले 165 रनों के लक्ष्य को 8 विकेट खोकर 19 ओवर 1 गेंद में हासिल कर लिया। गेंदबाजी में इंग्लैंड की ओर से लियाम डॉसन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 24 रन खर्च करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों में 63 रनों की पारी खेली। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।